दोस्ती जिसकी वो फौलाद बनकर उभरा है। मिस्टर यू टर्न के चेहरे पर हार का गहरा पहरा है। न परमाणु रुका न सत्ता हिली, बस दावों का अंबार लगा। ईरान की मौजों के आगे सुपर पावर लाचार लगा। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश सुपर पावर अमेरिका ने ईरान की जिद के आगे घुटने टेक दिए? क्या व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी मैक्सिमम प्रेशर नीति के लिए जाने जाते थे, अब सरेंडर मोड में आ गए? आज ये सवाल इसलिए गूंज रहा है क्योंकि फारस की खाड़ी से जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली है। 40 दिनों के भीषण संघर्ष के बाद जहां एक तरफ ईरान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन से शांति के सफेद झंडे दिखाए जा रहे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने कभी ईरान की सत्ता उखाड़ फेंकने की कस्में खाई थी, लेकिन आज उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अमेरिका शांति का मार्ग अपनाना चाहता है। क्या ये ट्रंप का कोई मास्टर प्लान है या फिर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसकी पकड़ ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है? आज हम इस पूरे घटनाक्रम की एक एक परत उधेड़ेंगे। अगर हम पिछले 40 दिनों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो तस्वीर बेहद साफ हो जाती है कि युद्ध के मैदान में स्थितियां वैसी नहीं रही जैसी अमेरिका ने सोची थी। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था ताकि ईरान की कमर तोड़ी जा सके, लेकिन नतीजा क्या निकला? ना तो ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ, ना ही उसकी परमाणु मिशन थमा और ना ही उसकी मिसाइलें खामोश हुई। उल्टा ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट जैसी रणनीतिक जगह पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई लाइन उसके रहमो करम पर आ गई। अब खबर आ रही है कि अमेरिका 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव लेकर तेहरान का दरवाजा खटखटा रहा है। जी हाँ, रक्षा जानकारों का मानना है कि ईरान ने अपने भूगोल को ही परमाणु हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। उसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। शायद इसी डर ने मिस्टर यू टर्न यानी डोनाल्ड ट्रंप को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका ने आनन फानन में प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है, जो कि उसकी सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन होने वाला था। इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब एक अमेरिकी पत्रकार ने रक्षा मंत्री हेक्सेट को सरेआम घेर लिया। रक्षा मंत्री और जनरल डेनकेन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी न्यूज मैक्स के रिपोर्टर ने तारीखों के साथ ट्रंप के विरोधाभासों का पुलिंदा खोल दिया। पत्रकार ने याद दिलाया कि कैसे 28 फरवरी को ट्रंप ने ईरान की सत्ता बदलने की बात की, फिर 7 मार्च को कहा कि बिना शर्त आत्मसमर्पण के अलावा कोई बात नहीं होगी, और अचानक 7 अप्रैल को बिना किसी ठोस नतीजे के युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया। ये आंकड़े और तारीखें गवाही दे रही है कि अमेरिका की नीति में कोई स्थिरता नहीं आई। हेक्सेट भले ही कैमरे पर कह रहे हैं कि ट्रंप ने हार नहीं मानी, लेकिन जब आप हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए गिड़गिड़ाने लगे और ईरान को समझौते के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के बजाय उसे ऑफर देने लगे, तो दुनिया इसे सरेंडर ही समझती है। क्या ये वही अमेरिका है जिसने इराक और लीबिया में तख्ता पलट किए थे? आज वही अमेरिका ईरान के सामने 14 सूत्रीय फॉर्मूले पर चर्चा कर रहा है। आइए अब उस 14 सूत्रीय प्रस्ताव की बात करते हैं जो पर्दे के पीछे तैयार किया जा रहा है। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच एक पन्ने के समझौते पर सहमति बन सकती है। इस प्रस्ताव में वो सब कुछ है जो ईरान चाहता है। अमेरिका ईरान के जब्त किए गए अरबों डॉलर के फंड को रिलीज करने को तैयार है। बदले में ईरान को 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान इस पर भरोसा करेगा? इतिहास गवाह है कि 26 फरवरी को जब जिनेवा में शांति वार्ता चल रही थी, उसके ठीक 48 घंटे बाद अमेरिका ने हमला कर दिया था। ट्रंप की इस यू टर्न वाली छवि ने अमेरिका की साख को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गहरा धक्का पहुंचाया। एक तरफ वार्ता की मेज सजी होती है और दूसरी तरफ बमबारी शुरू हो जाती है।
ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का यह कहना बिल्कुल वाजिब लगता है कि अमेरिका अधिकतम दबाव की आड़ में अपनी एक तरफा शर्तें थोपना चाहता है, जो ईरान को मंजूर कतई नहीं। युद्ध विराम के बीच भी ईरान ने अपनी आक्रामकता कम नहीं की। उसने हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर यूएई तक बमबारी करके यह संदेश दे दिया कि वो डरने वाला नहीं। ईरान इसे अपनी महान विजय मान रहा है। उसके लिए यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक जीत है। उसने साबित कर दिया है कि एक क्षेत्रीय शक्ति भी महाशक्ति को अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए मजबूर कर सकती है। ट्रंप का दावा है कि ईरान समझौते के लिए बेकरार है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट दिखती। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो तभी झुकेगा जब उसकी संप्रभुता का सम्मान होगा और नाकाबंदी पूरी तरह हटे। अब अगले 48 घंटे दुनिया की राजनीति के लिए बहुत अहम है। क्या ट्रंप एक और यू टर्न लेंगे? क्या अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए फिर से हमला करेगा, या फिर तेहरान की शर्तों पर दस्तखत करके इस जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाशेगा? ये केवल दो देशों की जंग नहीं है, वैश्विक व्यवस्था के बदलने का संकेत। अगर अमेरिका इस मोड़ से पीछे हटता है तो मिडिल ईस्ट में उसकी पकड़ हमेशा के लिए ढीली हो जाएगी और ईरान एक निर्विवाद लीडर बनकर उभरेगा। ट्रंप की नीतियां उन्हें एक ऐसे चक्रव्यूह में ले आई हैं जहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का अचानक अंत होना और प्रोजेक्ट फ्रीडम पर रोक लगना इस बात का सबूत है कि पेंटागन भी अब इस लंबी खिंचती जंग से थक चुका है। लेकिन ट्रंप को याद रखना होगा कि इतिहास उन्हें शांति दूत के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में देख सकता है जिसने दबाव में आकर समझौता किया। क्या ये वाकई शांति की शुरुआत है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी? आज पूरा विश्व इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। फिलहाल महाशक्ति के इस कथित सरेंडर ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बिसात को पूरी तरह पलट दिया है। इसी मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी रितु सिंह के खास शो विस्फोट की ये खास पेशकश। यूएई की फुजेराह ऑयल फैसिलिटी पर हमला हुआ। फैसिलिटी के एक बड़े हिस्से को नुकसान हुआ। अब आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं कि दरअसल फुजेराह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। जल्दी से आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्यों इसे टारगेट किया गया है। मिडिल ईस्ट की ऑयल लाइफलाइन इसे माना जाता है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल्स में से एक है और इसलिए फुजेराह को टारगेट किया गया कि यहाँ पर सीधे तौर पर फुजेराह के जरिए बड़ी कोशिश हो सकती है। फुजेराह मिडिल ईस्ट की ऑयल लाइफलाइन क्यों कहा जा रहा है? यूएई का सबसे अहम ऑयल हब फुजेराह है। इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई इसकी डिमांड को बीट करने के लिए इस रूट को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। फुजेराह ऑयल फैसिलिटी सबसे महत्वपूर्ण यहां पर मानी जाती है। फुजेराह रूट से होता है अरबों डॉलर का ऊर्जा कारोबार। अब यहां से एनर्जी सेक्टर के लिए अगर बात की जाए, फुजेराह इसका हब है। सबसे बड़ी बात, हॉर्मुज स्ट्रेट का विकल्प ही फुजेराह है। हॉर्मुज क्योंकि वहां पर परेशानियां हैं, वहां पर चीजें फंसी हुई है, अटकी हुई हैं। अब यह फुजेराह इसके ऑल्टरनेटिव के रूप में है। अब यूएई को टारगेट भी इसलिए किया गया ईरान द्वारा कि अब हॉर्मुज के लिए, इसके ऑल्टरनेटिव के लिए अब जो है इस्तेमाल फुजेराह का किया जा रहा है। हॉर्मुज के बंद होने पर दुनिया के लिए बैकअप ऑयल रूट जो है वो फुजेराह के थ्रू जो है शुरू हो रहा है और इसके जरिए अगर कहा जाए हॉर्मुज के बंद होने के साथ साथ दुनिया के लिए पावर बैकअप के लिए, एनर्जी बैकअप के लिए फुजेराह सबसे इंपॉर्टेंट वो कड़ी बनकर उभर रहा है और इसी वजह से यूएई पर टारगेट भी सेट किया गया, फुजेराह पर टारगेट सेट किया गया। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात ये कि हॉर्मुज पर पेच अटका है, लेकिन ईरान हॉर्मुज में ब्लॉकेट हटवाने की जगह फुजेराह को, यूएई को क्यों टारगेट पर ले रहा है? यूएई की फुजेराह ऑयल फैसिलिटी पर भीषण हमले हुए और दावा तो यहां तक किया गया कि ईरान की ओर से आए ड्रोन ने घटना को अंजाम दिया। लेकिन इस बीच ईरान ने हमले में हाथ होने से क्लियर नो कह दिया है, इनकार कर दिया है। साथ ही ईरान की ओर से चेतावनी भी दी गई है कि अगर उस पर कोई भी हमला हुआ तो अंजाम, इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। ईरान का इनकार है, तो क्या इसको लेकर डिटेल सामने आ रही है, जल्दी से आपको बता देते हैं। ईरान ने यूएई पर हमले की खबरों से सीधे सीधे इनकार कर दिया है कि ये हमले ईरान ओरिएंटेड नहीं है, ईरान ने नहीं करवाया ये हमले। यूएई की तेल सुविधाओं को निशाना बनाने का कार्यक्रम ही नहीं था, कोई टारगेट ही नहीं था। यूएई टारगेट पर ईरान के नहीं है।
और अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का हिस्सा ये हमला हो सकता है। लीजिए, यहाँ पर स्टोरी नहीं बिल्डअप कर दी ईरान ने कि ये हमले यूएस मेड है। खुद को फंसा हुआ खिलाड़ी बता रहा ईरान कि हम तो विक्टिमाइज्ड है, हम तो विक्टिम है, हम तो झेल रहे हैं, हम तो ऑपरेशन झेल रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन या ऑपरेसर इस वक्त ईरान क्या है, असल भूमिका क्या है? अब तस्वीर जो बन रही है, चाहे यूएई की पर्सपेक्टिव से हो या ईरान के दावे हो जिसमें सिरे से इनकार कर दिया है, खारिज कर दिया है कि इन हमलों को या इस हमलों के पीछे ईरान का हाथ है, तो इसकी तस्वीर आगे क्या बनती है ये बहुत दिलचस्प होगा। क्या ईरान को फंसाया जा रहा है? सवाल ये उठ रहा है कि अगर ईरान ने यूएई पर हमला नहीं किया तो फिर किया तो किसने किया? इसका अंजाम क्या होगा? क्या मोसाद और सीआईए मिडिल ईस्ट में फिर से महाविनाश की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, या फिर कोई ऐसा किरदार है जो जंग की आग को भड़का रहा है, उस पर अपने मुनाफे की रोटी सेक रहा है? कौन है? जल्दी से डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। नाम किसी का और काम किसी का। मिडिल ईस्ट में फिर से तबाही का खुफिया, सीक्रेटिव, डेंजरस प्लान जो है वो सामने आया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का खतरनाक प्लान है। याद कीजिए, मोसाद के पुराने ऑपरेशंस जिसमें पता भी नहीं लगता, भनक भी नहीं लगती दुश्मन देश को, और वो ऑपरेशन सफल हो जाता है। अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी सीआईए भी मोसाद के साथ है। अब ये जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट तौर पर अगर ये वर्क कर रहे हैं, मोसाद और सीआईए का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसको नाम दिया गया है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। यूएई पर हमले जो हुए वो इसी के तहत हुए। कई बार सीक्रेट ऑपरेशंस के आरोपों में पहले भी मोसाद और सीआईए घिर चुके हैं। आप ये भी क्या इसी पार्ट का के जरिए हो रहा है? साइबर हमले, वैज्ञानिकों की हत्या, ड्रोन ऑपरेशन के आरोप, साइबर वॉरफेयर, हाइब्रिड तौर पर ये मोड एक्टिवेट हो जाना जंग का, ये क्या दिखाता है? क्या सीआईए और मोसाद ही इसके पीछे बड़ी वजह है? तो जो दाल में काला कहा जा रहा था, क्या वो इसी तरफ से हो रहा है? मोसाद, सीआईए ने बार बार ईरान को निशाना बनाया है। अब ईरान को निशाना बनाने के लिए एक नया हथकंडा, जिसमें यूएई फुजेराह पोर्ट को टारगेट किया गया। फुजेराह हमला भी ईरान के खिलाफ बड़े नैरेटिव का हिस्सा है, क्योंकि यूएई बहुत सहयोगी खुद को बताता है इजराइल का। अब इजराइल की झूठ, उसके सच सभी से इस वक्त कहा जाए तो यूएई उसे एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इसी बात को अंदेशित किया अब्बास अरागची ने। उन्होंने कहा कि किसी बहकावे में ना आए और यूएई डिसाइड करे कि ये कर कौन रहा है। सच्चाई तो ये है कि मिडिल ईस्ट में फिर से भयंकर जंग भड़क सकती है। वाकई में ऐसा हुआ तो फिर दुनिया पर इसका बड़ा असर दिखाई देगा। इस पूरे संकट में हॉर्मुज़ स्ट्रेट की भूमिका को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। जानकारों का कहना है कि ईरान ने समुद्री रास्ते को अपनी ढाल बना ली है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। जब अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए अपनी धमक बढ़ानी चाहिए, तो ईरान ने अपनी मिसाइल, बैटरी और ड्रोन तैनात करके ये साफ कर दिया कि वो वैश्विक अर्थव्यवस्था का गला घोटने की ताकत रखता है। यही वो जियोग्राफिकल न्यूक्लियर वेपन है जिसने पेंटागन के रणनीतिकारों को अपनी फाइलें दोबारा खोलने पर मजबूर कर दिया है। आज ट्रंप का पीछे हटना यह बताता है कि अमेरिका अब एक और लंबे और महंगे युद्ध को झेलने की स्थिति में नहीं। इतिहास की बात करें तो ट्रंप की यू टर्न डिप्लोमेसी कोई नई बात नहीं। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के साथ भी हमने देखा कि कैसे पहले फायर एंड फ्यूरी की धमकियां दी गई और फिर अचानक सिंगापुर में हाथ मिला लिया गया। ईरान के मामले में भी ट्रंप वही पैटर्न दोहराते दिख रहे हैं। कभी वो तेहरान के मैटियामेट करने की बात करते, तो कभी ईरानी नेतृत्व को महान लोग बताकर बातचीत का न्योता देते हैं। लेकिन इस बार दाव अमेरिका की विश्वसनीयता का है। अगर अमेरिका ने बिना किसी ठोस गारंटी के ईरान को रियायतें दी, तो इजराइल और सऊदी अरब जैसे उसके पारंपरिक सहयोगी देश भी वॉशिंगटन के प्रति आत्मविश्वास की भावना पैदा हो सकती है। इसके अलावा अमेरिका के भीतर भी इस नीति को लेकर घमासान मचा हुआ है। डेमोक्रेट्स और विपक्षी दल ट्रंप पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ईरान को इतना वक्त दे दिया कि वो आज एक क्षेत्रीय शक्ति से बढ़कर एक ऐसी ताकत बन गया है जिसे अमेरिका भी चुनौती देने से हिचक रहा है।
अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी इस बात से हैरान है कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क इतना सटीक कैसे बना रहा। व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में जब ये सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका अब दुनिया का पुलिसमैन नहीं रहा, तो प्रशासन के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। ये खामोशी ही आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है। अंत में हमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के रुख को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो जानते हैं इस समय गेंद उनके पाले में है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो केवल कागज पर लिखे वादों पर भरोसा नहीं करेगा, उसे कंक्रीट एक्शन चाहिए, यानी प्रतिबंधों का पूरी तरह हटना और अमेरिका की ओर से भविष्य में किसी भी हमले की गारंटी। क्या ट्रंप प्रशासन इन शर्तों को मानने के लिए तैयार होगा? अगर हाँ, तो ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट नारे के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार मानी जाएगी, और अगर नहीं तो 48 घंटों में हम फारस की खाड़ी को एक बार फिर बारूद के धुएं में घिरा देख सकते हैं। बहरहाल हमारी इस खबर में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।